नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर के पेपर सोल्व कर रहे हैं। ये चित्रकला का पेपर सोल्व कर रहे हैं। ये है आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2016 का पेपर। ये हमारा पार्ट 2 है दोस्तों, पार्ट नंबर 2 है। और ये हमारा पहला वाला जो पार्ट है ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन सोल्व कराए हैं, वो भी विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। यानी कि एक क्वेश्चन में से ये चारों ऑप्शन को हमने अच्छे से जाना है और उसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है, ऑप्शन के क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन के ऑप्शन बनते हैं। तो आपको वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो ये अंत तक वीडियो ज़रूर देखना दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, अगर जिसको हेल्प की ज़रूरत हो उनको। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसके कमेंट में जाके कमेंट करके ज़रूर बताना हमें आपको वीडियो कैसा लगा। तो अभी ये हमारा जो 26 नंबर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज का हमारा, इसमें है कि कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में किया गया। तो फ्रेंड्स, इसकी बात करते हैं तो इसमें आता है ऋग्वेद। कौन सा वेद आता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है इसके अंदर एक श्लोक आता है, एक लाइन आती है, एक श्लोक है जो कुछ इस प्रकार से है, यथा कला यथा सफ। किस प्रकार से है? ध्यान दीजिएगा, यथा कला यथा सफ, यथा कला यथा सफ, मग श्रीण सैनयामति। मग श्रीण सै नयामति, नयामति। तो ये एक श्लोक, ये एक लाइन है, यथा कला यथा सफ मग श्रीण सै नयामति। तो इसमें क्या है, इसमें ये देखिए, ये कला जो शब्द है ये केवल शब्द मात्र आया है। किसमें? ऋग्वेद में। किसमें है? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में ये एक लाइन है, ये एक श्लोक है जिसके अंदर ये कला शब्द हमें देखने को मिलता है, जिसका है यथा कला यथा सफ मग श्रीण सै नयामति। तो केवल कला शब्द मात्र हमें देखने को मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। अगर हम बात करें कला शब्द का वैज्ञानिक अर्थ में प्रयोग किस में हुआ है, तब वो हुआ है नाट्य शास्त्र में। किस में हुआ है? नाट्य शास्त्र में। और जो नाट्य शास्त्र है वो किसके द्वारा लिखा गया? भरत मुनि के द्वारा लिखा गया नाट्य शास्त्र, जिसके अंदर कला शब्द का वैज्ञानिक अर्थ में प्रयोग हुआ है। यानी कि कला शब्द के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अंदर कला शब्द के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ पे क्या है, केवल शब्द आया है कला। तो कला शब्द जो है वो पहली बार कहाँ पे आया था? ऋग्वेद में। कहाँ पे देखने को मिला था? ऋग्वेद में, याद रखना। फिर इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। भारतीय साहित्य में सौंदर्य को सामान्यतः किसके साथ संबंधित किया जाता है? भारतीय साहित्य की बात कर रहा है, उसके अंदर सौंदर्य जो है वो किसके साथ संबंध है? तो सौंदर्य का जो संबंध है वो रस के साथ में है, क्योंकि सौंदर्य से क्या प्राप्ति होती है? रस की प्राप्ति होती है हमें। सौंदर्य से किसकी प्राप्ति होती है? रस की प्राप्ति होती है। सौंदर्य अनुभूति से आनंद मिलता है और आनंद से हमें रसानुभूति होती है, यानी कि रस की प्राप्ति होती है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला द्वारा होती है? तो फ्रेंड्स, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उपयोगी कला के द्वारा। अब बताता हूँ मैं उपयोगी कला के बारे में। उपयोगी कला का दूसरा नाम है कारू कला। क्या है? कारू। और एक कला और भी है जिसका नाम है चारू। क्या नाम है? चारू। तो फ्रेंड्स, ये चारू और कारू, ये दो प्रकार की कला बताई थी, एक कारू या फिर दूसरी चारू। ये बताई थी अष्टाध्यायी नाम का एक ग्रंथ लिखा था पाणिनि ने। अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा था? पाणिनि ने। तो ये जो विद्वान थे पाणिनि, ये अष्टाध्यायी पाणिनि ग्रंथ लिखने वाले विद्वान थे पाणिनि। ठीक है, तो ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है अष्टाध्यायी। इसके अंदर पाणिनि ने ये दो ग्रंथ बताए थे, चारू व कारू। ये दो ग्रंथ, कारू का मतलब उन्होंने कहा था कारू है उपयोगी कला, और चारू का मतलब उन्होंने कहा था चारू कला है ललित कला। कौन सी कला बताया? ललित कला। अब इन्होंने बोला पाणिनि ने कि जो उपयोगी कला होती है वो हमारे समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसका मतलब क्या है? जैसे मटका बनाने की कला, मटका क्या है? इसमें मटका बनाने की कला है, तो वो क्या है? ये उपयोगी कला है, क्योंकि ये हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति है। इसमें पानी डालेंगे, हम यूज में लेंगे, इसको प्रयोग में लेंगे। फिर गहना है, तो गहना जो है ये भी कौन सी कला है? ये गहना जो है ये भी उपयोगी कला में आता है। गहना किस में आता है? उपयोगी कला में। इसका भी उपयोग है, उद्देश्य है। लेकिन ललित कला में क्या है? ललित कला में केवल आनंद के उद्देश्य से
केवल सौंदर्य के उद्देश्य से ही प्रयोग में ली जाती है ललित कला, चारुकला। जैसे चित्रकला है, चित्र का केवल क्या है, सौंदर्य ही एकमात्र इसका उद्देश्य है चित्रकला का। तो चित्रकला क्या होगी, चित्रकला चारुकला होगी। चारु का मतलब ललित कला, और कारू का मतलब है उपयोगी कला। तो उपयोगी कला से भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, और चित्रकला ये चारुकला है जिसको बोलते हैं ललित कला, इससे कि ये क्या है, केवल सौंदर्य आनंद बुद्धि के लिए ही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 रंग को एक वृत्त में घुमाने को कहा जाता है। फ्रेंड्स 7 रंगों को एक वृत्त में घुमाते हैं तो वो होता है हमारा रंग चक्र। क्या होता है, रंग चक्र। हम घुमाते हैं, क्या करते हैं, हम घुमाते हैं। तो हम घुमाते हैं तो इंद्रधनुष हम नहीं बनाते, इंद्रधनुष तो प्रकृति में बनता है, न प्रकाश पुंज कहलाता है न सतरंगिया कहलाता है, वो होता है रंग चक्र। इंद्रधनुष तो प्रकृति में बनता है, जो हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं घुमा सकते उसको। तो रंग चक्र को हम बना सकते हैं। 7 रंगों का एक वृत्त बनाएंगे, इसमें क्या है, रंग चक्र जैसे बन जाते हैं। तो इसमें क्या रहता है, इसमें होता है कि जैसे कोई ये हम रंग चक्र बनाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 7 कलर से ज़्यादा भी कलर हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं रंग चक्र में। तो इसमें जैसे यहाँ पे क्या हो गया, रेड कलर, देन 3 प्राइमरी कलर होते हैं। प्राइमरी कलर कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक रेड, एक ब्लू, और एक दूसरा कौन सा आता है, एक तीसरा होता है येलो। कौन सा होता है, येलो। तो हमारा तीसरा कलर हो गया येलो। ये 3 कलर क्या है हमारे, ये 3 कलर है प्राइमरी कलर। कौन से हैं, प्राइमरी। अब देखिए इन तीनों कलर को मिलाकर के अगर हम येलो और ब्लू को मिलाते हैं तो हमारे पास कलर आ जाता है ग्रीन। कौन सा कलर आ जाता है, ग्रीन कलर आ जाता है। येलो एंड ब्लू को मिलाते हैं तो ग्रीन कलर आ जाता है। अगर हम रेड एंड ये ब्लू को मिलाते हैं तो ये हमारे पास ये पर्पल या वॉयलेट कलर आ जाता है। कौन सा आता है, पर्पल या वॉयलेट कलर आ जाता है। अगर हम ये रेड सॉरी फ्रेंड्स, अगर हम रेड प्लस में वो जो रंग चक्र है इसके अंदर ही होता है कि रेड और ये जो मिलाएंगे तो कलर बन जाते हैं। रेड और येलो मिलाएंगे तो कौन सा बनता है, ऑरेंज। कौन सा बनता है, ऑरेंज, नारंगी कलर बनता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि 7 रंगों को एक वृत्त चक्र में घुमाते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है रंग चक्र। तो आपको करना है रंग चक्र, तो रंग चक्र सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से त्रिआयामी कला कौन सी है, त्रिआयामी कला कौन सी है। तो फ्रेंड्स इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जैसे त्रिआयामी कला है, एक होती है द्विआयामी कला। तो इसमें जो छायांकन है, क्या है, छायांकन। छायांकन को आप फोटोग्राफी भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, फोटोग्राफी भी बोल सकते हो, चित्रकला है। फिर एक छापा चित्रकला है, या छापा चित्रण या छाया चित्रण है। तो ये तीनों ही क्या है, तीनों ही फोटोग्राफी में आती है, फोटो में आती है। तीनों ही किस में आती है, फोटो में। लेकिन मूर्ति कला है वो एक अलग चीज़ हो जाती है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हम देखते हैं छायांकन के बारे में, तो इसमें ये एक फ़ोटो है, ये चित्र है। अब चित्र में क्या होता है, यहाँ पे ये लंबाई है और इसकी ये क्या है, ये चौड़ाई है। तो लंबाई और चौड़ाई इसमें क्या है, 2 आयाम है। एक तो है लंबाई और दूसरा आयाम है चौड़ाई। तो इसका मतलब ये क्या है, ये द्विआयामी है चित्रकला। फिर ये छायांकन है, छायांकन समझ सकते हैं आप, तो कोई प्रिंट मेकिंग है। अगर छायांकन का हम इंग्लिश में देखें तो फोटोग्राफी इन्होंने दे रखा है, ये रहा फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी में क्या है, एक फ़ोटो है ये सीधा। तो ये फ़ोटो क्या है, इसमें लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है, तो ये 2 आयामी हो गई। फिर पेंटिंग है तो इसमें भी क्या होता है, लंबाई होता है चौड़ाई होता है, तो ये द्विआयामी होगी। फिर प्रिंट मेकिंग में भी क्या है, एक पेपर होता है जिस पे प्रिंट मेकिंग बनता है, तो इसमें भी क्या है, लंबाई है चौड़ाई है, बस 2 चीज़ होती है। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा हमारे पास बच जाता है स्कल्पचर, यानी कि मूर्ति कला। कौन सा बच जाता है, मूर्ति कला। मूर्ति कला में क्या होता है, जैसे ये कोई मूर्ति है, सोच के देखो, ये एक क्यूब बना दिया हमने, ये मूर्ति है। ये एक मूर्ति बनी है, बस स्क्वायर है सीधा, ये मूर्ति है, ये कोई मूर्ति है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये है, यहाँ पे ये है लंबाई, इसकी क्या है, लंबाई, और ये वाली है यहाँ पे चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, और ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे है ऊंचाई। तो इसका मतलब इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितने आयाम हो गए, इसमें हो गए 3 आयाम। कितने आयाम हो गए, 3 आयाम। इसका मतलब मूर्तिकला क्या है, मूर्तिकला है त्रिआयामी, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से त्रिआयामी या 3 आयामी कला कौन सी है, तो वो होगी मूर्तिकला। फिर इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वसली क्या है। फ्रेंड्स वसली जो है ये
दो या दो से अधिक कागज़ को एक दूसरे के ऊपर चिपकाकर बनाया जाता है। जैसे ये हमारे पास कागज़ है, फिर उसके ऊपर दूसरा कागज़ चिपका देते हैं, फिर उसके ऊपर तीसरा कागज़ चिपका देते हैं, फिर उसके ऊपर चौथा, कितने भी कागज़ चिपका सकते हैं। एक लास्ट में एक हार्ड कागज़ मिल जाता है हमें, एक बढ़िया कागज़ बन जाता है। कागज़ को आपस में चिपका करके एक कागज़, फिर उसके ऊपर दो, ऐसे चिपका के कागज़, एक वसली, इसको बोलते हैं वसली तैयार करना। ये वसली तैयार हो जाती है। क्या तैयार हो जाती है? वसली। एक कागज़ के ऊपर दूसरा कागज़ चिपकाना, फिर उसके ऊपर तीसरा, फिर चौथा, कितने भी आपस में चिपका सकते हैं कागज़ चिपका कर पे। ये एक तरीके से ये कैनवास तैयार हो जाता है, एक कागज़ तैयार हो जाता है, हार्ड कागज़। तो इसको बोलते हैं वसली। क्या बोलते हैं? वसली। तो कागज़ पर चित्रण हेतु उपयुक्त धरातल है ये क्या है? ये कागज़ पर चित्रण हेतु उपयुक्त धरातल है वसली। उपयुक्त धरातल बनाने के लिए कागज़ को एक दूसरे पर चिपकाते जाते हैं तो हार्ड कागज़ मिल जाता है। अब वसली जो है ये जहांगीर के काल में बनती थी। किसके काल में बनी थी? जहांगीर के काल में। याद रखना, जहांगीर के काल में वसली बनी थी। ये बहुत ही फेमस है, जिसमें दो या दो से अधिक कागज़ को एक दूसरे पर चिपका करके तैयार किया जाता है। तो कागज़ पर चित्रण हेतु उपयुक्त धरातल है वसली। फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में वोस तकनीक का प्रारंभ किसने किया था? भारत में वोस तकनीक का प्रारंभ किसने किया था? तो भारत में वोस तकनीक का प्रारंभ करने वाले विद्वान का नाम है अवनींद्रनाथ ठाकुर। वोस तकनीक का मतलब होता है जल रंग। क्या है? जल रंग। तो भारत में जो जल रंग की शुरुआत की थी ये इसने की थी। ये बंगाल स्कूल से संबंध रखते हैं। किससे संबंध रखते हैं? बंगाल स्कूल से। जब हम बंगाल स्कूल आगे कभी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो अवनींद्रनाथ स्कूल ठाकुर जो है ये बंगाल स्कूल से संबंध रखते हैं। और ये जल रंग तकनीक का अगर प्रारंभ पूछे कहाँ से हुआ तो बंगाल स्कूल या बंगाल शैली से हुआ है जल रंग का प्रारंभ भारत में। वो उस तकनीक का जो किसके द्वारा किया गया? अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किसमें माना गया है? इसमें से तो फ्रेंड्स इसमें से विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, जिसके अंदर चित्रकला को, कलाओं में जो जितनी भी कलाएं, संगीत कला, मूर्ति कला, काव्य कला, वास्तुकला, चित्रकला, इन सब में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। किसमें? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। तो इसके अंदर एक श्लोक लिखा गया है। किसमें? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। तो इससे पहले मैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंदर बताता हूँ थोड़ा सा कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है ये मार्कंडेय मुनि के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? मार्कंडेय मुनि के द्वारा। मार्कंडेय मुनि के द्वारा लिखा गया है। ये जो है ये 3 भागों में, 3 खंड में विभाजित है। कितने खंड में विभाजित है? 3 खंड। संपूर्ण जो है ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण 3 खंडों में विभाजित है। इसका जो तीसरा खंड आता है दोस्तों, तीसरा खंड का अध्याय 35 से लेकर के 43 तक, कितने से? 35 से लेकर के 43 तक एक चित्रसूत्र नाम का प्रकरण है। किस नाम का प्रकरण है? चित्रसूत्र नाम का एक प्रकरण है। ये याद रखना आपको। चित्रसूत्र नाम का क्या है? प्रकरण है। ये चित्रसूत्र कितने अध्याय में व्यक्त हो गया? 9 में। अगर 35 से लेकर के 43 तक काउंट करेंगे तो कितने अध्याय हो जाएंगे? 9 अध्याय। तो ये चित्रसूत्र जो है ये 9 अध्याय में व्यक्त है। कितने अध्याय में व्यक्त है? 9 अध्यायों में। इस चित्रसूत्र के अंदर ध्यान से सुनना कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंडेय मुनि के द्वारा लिखा गया। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 3 खंडों में विभाजित है। तीसरा जो खंड है उसमें अध्याय 35 से लेकर 43 तक चित्रसूत्र नाम का प्रकरण है। तो ये चित्रसूत्र कितने भागों में डिवाइडेशन हो गया? 9 भागों में। यानी कि चित्रकला के बारे में जानकारी दी गई है 35 से लेकर 43 तक, जो चित्रसूत्र नाम का एक प्रकरण है। फिर इसके बाद में हम बताते हैं कि चित्रसूत्र के अंदर एक श्लोक लिखा गया है जो कुछ इस प्रकार से है। ध्यान दीजिएगा। कलानाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम। धर्म कामार्थ मोक्षदम। धर्म कामार्थ मोक्षदम। मांगलम प्रथम कलानाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम। मांगलम प्रथम हेतदे गृहे यत्र प्रतिष्ठितम। तो ये हमारा यहाँ पे पहली लाइन है, फिर ये दूसरी लाइन है। यहाँ तक पहली लाइन है, फिर ये दूसरी लाइन है। तो कलानाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम ये पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन है मांगलम प्रथम हेतदे गृहे यत्र प्रतिष्ठितम। तो कलानाम प्रवरम चित्रम धर्म काम अर्थ मोक्ष। तो कलाओं में धर्म काम अर्थ मोक्ष
कि कलाओं में चित्रकला सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सबसे ज़्यादा प्रमुख कला है, यानी कि प्रमुख कला मानी गई है। चित्र को, किसकी, चित्रकला को प्रमुख मानी गई है। कलाओं में चित्रकला प्रमुख है। धर्म काम अर्थ मोक्ष में कलाओं में चित्रकला प्रमुख है। फिर उसके बाद में कहा गया है कि मांगल्यम प्रथम हेत दे गृहे यत्र प्रतिष्ठितम, जिस घर में पेंटिंग लगी हुई होती है उस घर में मंगल कामना होती है। कुछ इस तरीके की विचार से ये श्लोक लिखा गया है। तो इसके अंदर बताया गया है चित्रकला का महत्व, जो हमने यहाँ पे देखा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण कौन सा है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इसमें जो चित्रसूत्र नाम का प्रकरण है उसके अंदर वो श्लोक लिखा गया है। उस श्लोक के माध्यम से चित्रकला को सर्वोच्च स्थान दिया गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, जो मार्कंडेय मुनि के द्वारा लिखा गया। फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिंहनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स, सिंहनपुर प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए, गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। सिंहनपुर जो है ये कहाँ पे है? सिंहनपुर वर्तमान में है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। पहले ये एमपी में हुआ करता था, मध्य प्रदेश में, लेकिन जब विभाजन हुआ छत्तीसगढ़ का तब ये छत्तीसगढ़ में आ गया सिंहनपुर। अब सिंहनपुर की खोज 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। किसने की थी? डब्ल्यू एंडरसन ने सिंहनपुर की खोज डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। किसने की थी? डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चैत्य गुफाओं का उपयोग किया जाता था। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और नाम यहाँ पे लिखता हूँ, विहार। अब ये देखिए, चैत्य जो गुफाएं होती, ये अजंता के अंदर दो प्रकार की गुफाएं बनी हुई है, चैत्य और विहार। चैत्य गुफाएं जो है उनका उपयोग बौद्ध भिक्षु पूजा करने के लिए करते थे, और विहार गुफाओं का प्रयोग बौद्ध भिक्षु निवास यानी कि रहने के लिए प्रयोग में लेते थे। विहार का दूसरा नाम है संघाराम। तो अजंता में ये दो प्रकार की गुफाएं बनी हुई है, संघाराम भी इसको बोलते हैं, विहार गुफा को। अजंता में दो प्रकार की गुफाएं बनी हुई है, चैत्य और विहार। कुल अजंता में 30 गुफाएं हैं। कुल कितनी गुफाएं हैं? 30। तो चैत्य गुफाएं कितनी है? 5। बाकी सारी क्या है? बाकी सारी विहार हैं। तो इसका मतलब चैत्य गुफाएं किसके लिए काम में ली जाएगी? पूजा हेतु। निवास हेतु कौन सी गुफाएं होगी? निवास हेतु विहार गुफाएं होगी, संघाराम भी जिसको बोलते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजंता की कौन सी गुफा का समूह है हीनयान संप्रदाय से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसमें से 8 से लेकर के 13 तक जो गुफाएं हैं वो हीनयान से संबंध रखती है। इसमें से 9 नंबर जो गुफा है वो एक ऐसी गुफा है जो हीनयान व महायान दोनों है। कौन सी है? हीनयान व महायान दोनों है। कौन सी गुफा? 9 नंबर गुफा। 9 नंबर गुफा जो है ये हीनयान व महायान दोनों है। हीनयान प्लस में महायान दोनों से संबंध रखती है। और इसमें हीनयान कौन सा हो जाएगा? 8 से लेकर के 13। अब देखिए, ये बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय थे, हीनयान और महायान। इन दोनों का क्या मतलब निकलता है? बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं ये दोनों। हीनयान का मतलब होता है कम। अब देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे भगवान बुद्ध की जातक कथा चित्रित करनी है, मरणासन राजकुमारी 6 दंत जातक कथा है जैसे, तो अगर दंत जातक कुछ भी जातक कथाएं चित्रित करनी है, जहाँ पे बुद्ध भगवान को चित्रित करने की जब बात आती है, बारी आती है, तब उस टाइम पे वहाँ पे क्या करते हैं? वहाँ पे ये चरण पादुका क्या है? ये भगवान की चरण पादुका है, ये चित्रित कर देते हैं। और वहाँ पे क्या कर देते हैं? एक कमंडल जैसे होता है, ये जो कमंडल होता है, वहाँ पे ये कमंडल चित्रित कर देते हैं। बुद्ध भगवान को स्वयं को नया बना करके बुद्ध भगवान के प्रतीक को बना देना, ये हीनयान की विशेषता है। ये हीनयान संप्रदाय होता है। बुद्ध भगवान को स्वयं को चित्रित नहीं किया गया है। अगर मूर्तिकला में हीनयान महायान की बात करते हैं, मूर्तिकला में सेम यही चीज़ होती है। अगर मूर्ति बन रही है तो उसमें ये चरण पादुका बनेगी, दीवारों पर भित्ति चित्र वगैरह कुछ भी बन रहे हैं, म्यूरल बन रहे हैं। लेकिन महायान होता है, महायान में स्वयं भगवान की खुद की मूर्ति बनती है, खुद की पेंटिंग बनती है। तो ये होते हैं हीनयान व महायान। महायान में क्या है? स्वयं भगवान को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? बुद्ध भगवान को स्वयं को बनाएंगे। बुद्ध भगवान को स्वयं को बनाएंगे महायान में। और हीनयान में बुद्ध भगवान के सिंबल जो प्रतीक होते हैं, चरण पादुका, कमंडल, बोधि वृक्ष, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। इसके बाद में अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैन धर्म के कौन से संप्रदाय से अपभ्रंश शैली का विकास हुआ था? फ्रेंड्स, जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय से, ये दिगंबर श्वेतांबर दोनों संप्रदाय जैन धर्म से संबंध रखते हैं। अपभ्रंश कला शैली का जो विकास हुआ था वो श्वेतांबर संप्रदाय से हुआ था। कौन से संप्रदाय से? श्वेतांबर संप्रदाय से, याद रखना। फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रजमनामा किस भारतीय ग्रंथ पर आधारित है?
फ्रेंड्स, रजमनामा के बारे में मैं बताऊं, ये महाभारत पर आधारित ग्रंथ है जो अकबर के काल में चित्रित हुआ था। किसके काल में? अकबर के काल में लिखा गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, अकबर के शासन में बहुत सारे भारतीय जो ऐतिहासिक ग्रंथ थे उनके ऊपर चित्रांकन हुआ था, उनको लेकर के उनकी थीम लेकर के भी काम हुआ था। मतलब महाभारत के ऊपर आधारित ग्रंथ है, यानी कि महाभारत का फारसी अनुवाद है ये रजमनामा। इसी तरीके से पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवार ए सुहेली है, अयार ए दानिश है, और पंचतंत्र का ये जो अनुवाद है इस तरीके से। फिर महाभारत का जो अनुवाद है ये क्या है? ये रजमनामा है। महाभारत का अनुवाद क्या है? रजमनामा। ये अकबर के काल में, याद रखना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? महाभारत का फारसी अनुवाद है रजमनामा। फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मसूर किसके दरबार का सुपरिचित चित्रकार था? मसूर ये पशु पक्षी चित्रांकन करता था, जो जहांगीर के काल का प्रसिद्ध चित्रकार था, जहांगीर के दरबार का, याद रखना। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बीजापुर गोलकुंडा शैली किस शैली के रूप में जानी जाती है? गोलकुंडा, बीजापुर, और एक नाम और भी आपने सुना होगा, अहमदनगर। अहमदनगर ये 3 फेमस राज्य थे। किसके? ये 3 फेमस राज्य थे दक्षिणी स्कूल के, दक्षिणी शैली के। कहाँ के थे? दक्षिणी शैली के ये 3 फेमस स्कूल थे। तो इसका मतलब बीजापुर और गोलकुंडा क्या है? बीजापुर और गोलकुंडा दक्षिणी शैली के स्थल माने जाएंगे। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा था? किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था ये मोरध्वज निहालचंद। ये जो निहालचंद है ये किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। किशनगढ़ शैली जो है ये राजस्थानी शैली से संबंध रखती है, और यहाँ का शासक हुआ करता था जिसका नाम था सावंत सिंह। सावंत सिंह एक शासक था। सावंत सिंह शासक की प्रेमिका बनी ठनी। अब ये प्रेमिका थी बनी ठनी। इस प्रेयसी की पेंटिंग बनाई थी मोरध्वज निहालचंद ने, जो भारत की मोनालिसा कही जाती है। भारत की मोनालिसा कही जाती है। पेंटिंग बनी ठनी बनाई थी। किसने बनाई थी? निहालचंद ने, जो सावंत सिंह के दरबार का कलाकार था। सावंत सिंह की प्रेयसी की पेंटिंग बनाई थी। अब जो राजा सावंत सिंह है इसको नागरीदास की भी उपाधि दी गई। नागरीदास भी इसको बोलते हैं, उपनाम है इसका नागरीदास। क्या है? नागरीदास। इसको नागरीदास भी बोलते हैं, याद रखना क्या बोलते हैं? नागरीदास। तो सावंत सिंह को नागरीदास भी बोलते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन हो जाएगा? निहालचंद। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी कला शैली के प्राचीनतम कला केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? पहाड़ी कला शैली में जो प्राचीनतम कला केंद्र हुआ करता था वो था बसोली। इसमें से प्राचीनतम कला केंद्र कौन सा है? बसोली है। तो पहले पहाड़ी कला शैली का प्राचीनतम कला केंद्र किस नाम से जाना जाता था? बसोली नाम से जाना जाता था। वो 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है। मोलाराम पहाड़ी शैली की किस उपशैली से संबंध रखते हैं? मोलाराम पहाड़ी शैली की कौन सी उपशैली से संबंध रखते हैं? तो फ्रेंड्स, मोलाराम जो है वो गढ़वाल शैली से संबंधित कलाकार हैं। कौन सी शैली से संबंधित कलाकार हैं? गढ़वाल शैली से संबंधित कलाकार हैं मोलाराम। तो ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, आगे भी इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना है मोलाराम गढ़वाल शैली का कलाकार है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहाड़ी शैली के चित्रों की विषय वस्तु किस पर आधारित रही है? पहाड़ी शैली के विषय वस्तु की वस्तुएं जो है वो विष्णु भगवान, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित रही है। विष्णु भगवान की लीलाएं वगैरह या वैष्णव धर्म से संबंध आप इसको बोल सकते हो। तो वैष्णव धर्म से संबंधित रही है पहाड़ी शैली के चित्रों की विशेषताएं। फिर इसके बाद में बोलते हैं बसोली शैली की प्रथम ज्ञात चित्रित पुस्तक कौन सी है? बसोली शैली के अंदर जो चित्रित पुस्तक थी वो थी रसमंजरी। कौन सी थी? रसमंजरी। याद रखना, बसोली शैली की प्रथम ज्ञात चित्रित पुस्तक है वो कौन सी थी? रसमंजरी। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है। बंगाल के कलाकारों का सही समूह कौन सा है? इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। सेवकराम कंपनी शैली का कलाकार है, शिवदयाल भी वहीं का है। फिर इसके बाद में दूसरे में छोड़ देते हैं, तीसरा देखते हैं। राजा रवि वर्मा ये कोई भी शैली के कलाकार नहीं है, स्वतंत्र चित्रकारिता करते थे राजा रवि वर्मा। तो ये 3 भी कट गया, 4 भी कट गया, 1 भी कट गया, बच गया कौन सा? 2। तो अवनिंद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस और असित कुमार हल्दार ये क्या है? ये बंगाल शैली के कलाकार हैं। कौन सी शैली के कलाकार हैं? बंगाल शैली के कलाकार। फिर अगला क्वेश्चन है। बंगाल शैली के विकास में किस चित्रकार का योगदान नहीं रहा? तो मैंने बताया राजा रवि वर्मा कोई सी भी शैली से संबंध नहीं रखते हैं, ये स्वतंत्र चित्रकारिता करते थे। तो इसका मतलब राजा रवि वर्मा क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा, इनका योगदान यहाँ पे नहीं रहा है राजा रवि वर्मा का। तो बंगाल शैली के विकास में किसका योगदान दिखाएगा? नंदलाल बोस, शारदा चंद उकील, डीपी राय चौधरी, इन तीनों का है। राजा रवि वर्मा बच जाता है।
इसके बाद में है खान बहादुर की पदवी किस चित्रकार को मिली। पदवी का मतलब होता है उपाधि। तो खान बहादुर की पुरस्कार या फिर उपाधि किसे दी गई थी, अब्दुल रहमान चुगताई को। खान बहादुर किसको दी गई थी, अब्दुल रहमान चुगताई को। AR चुगताई का पूरा नाम है अब्दुल रहमान चुगताई। अब्दुल रहमान चुगताई जो है, इन्होंने एक राधिका नाम की पेंटिंग बनाई थी जो काफ़ी फेमस है, बहुत बार एग्जाम में इसके बारे में पूछते हैं। तो इसको बोलते हैं राधिका पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है, अब्दुल रहमान चुगताई को, जिसको खान बहादुर की उपाधि मिली हुई है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूर्तियों की सतह पर एक विशेष प्रकार की ओप चढ़ाना किस युग की विशेषता थी। फ्रेंड्स, ओप क्या होता है, ओप का मतलब होता है चमक। क्या मतलब निकलता है, चमक। चमक को एक और शब्द भी बोलते हैं पॉलिश। क्या बोलते हैं, पॉलिश। पॉलिश करने से ही चमक आती है। तो ओप, चमक और पॉलिश, ये 3 शब्द आपको याद रखने हैं जो मौर्य काल से संबंध रखते हैं। जैसे मौर्य काल में जो पेंटिंगें बनी हैं या मौर्य काल में जो स्कल्पचर बनी है, उसके ऊपर अगर हम देखें तो हमें चमक दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, चमक। वहाँ की जो मूर्तियाँ वगैरह हैं उन पे हमें चमक दिखाई देती है, पॉलिश की हुई दिखाई देती है, चमकदार दिखती है मूर्तियाँ। तो ये जो चमक है ये केवल और केवल मौर्य काल की विशेषता रही है। कौन से काल की विशेषता रही है, मौर्य काल की। तो आपको याद रखना है मौर्य काल। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में चांद बावड़ी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, राजस्थान में चांद बावड़ी के लिए आभानेरी प्रसिद्ध है। आभानेरी कहाँ पे है, दौसा में। कहाँ पे है, दौसा में। अब देखिए आभानेरी दौसा में एक तो है चांद बावड़ी, दूसरा है यहाँ पे हर्षत माता का मंदिर। क्या है, हर्षत माता का मंदिर है, हर्षत माता का मंदिर। अब जो हर्षत माता का मंदिर है, ये मंदिर ये चांद बावड़ी की वजह से फेमस है। किसकी वजह से, चांद बावड़ी की वजह से। आभानेरी दौसा में है। कहाँ पे, आभानेरी दौसा में है, जहाँ पे हर्षत माता का मंदिर और चांद बावड़ी ये 2 प्रसिद्ध चीज़ें हैं यहाँ पे देखने को मिलती है। तो चांद बावड़ी कहाँ पे होगी, आभानेरी दौसा में है। तो आपको ये भी याद रखना है, इसको आभानेरी भी बोलते हैं और आभानेरी भी लिखा हुआ हमें मिल जाता है, आभानेरी। तो आभानेरी कहाँ पे है, दौसा में है, याद रखना। तो ये हमारे हो जाते हैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन। और ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 2। पार्ट पहले का जो वीडियो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। और ये पेपर है 2016 का। गाइस, अगर किसी को भी क्लास ज्वाइन करनी है RPSC फर्स्ट ग्रेड चित्रकला के लिए, तो उसको अगर क्लास ज्वाइन करनी है तो आप हमें यहाँ पे कमेंट में जाकर के कमेंट कीजिए, आपको मेल आईडी मिल जाएगी वहाँ पे। तो आप हमें मेल करके इन्फॉर्म कर दीजिए, या फिर हम वहाँ पे आपको व्हाट्सएप के ग्रुप का या व्हाट्सएप का हम नंबर दे देंगे। उस पर आप कांटेक्ट करके अगर किसी को क्लास लेनी है RPSC फर्स्ट ग्रेड चित्रकला के लिए, तो आप उस क्लास में ज्वाइन हो सकते हो, जो अभी स्टार्ट हुई है। 15 अप्रैल 2022 से शुरू हुई है। 15 अप्रैल 2022 से, ध्यान दीजिएगा, 15 अप्रैल 2022 से शुरू हुई है। और आज ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये तारीख है 30 अप्रैल 2022 को ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 30 अप्रैल 2022 को। अगर इन फ्यूचर अगर इससे आगे हो आप, और कितना ही ज़्यादा आगे हो, तो भी अगर आप इन्फॉर्मेशन लेते हो कि क्लास वगैरह के लिए, तो आप इस वीडियो के यहाँ पे लिंक वगैरह आपको मिलेगा। वहाँ पे जीमेल में जाके आप हमें मेल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट वगैरह भी हमने दे रखा है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो 30 अप्रैल को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 15 अप्रैल 2022 को हमारी क्लास है। 15 अप्रैल 2022 को हमारी क्लास जो है वो शुरू हो गई थी RPSC फर्स्ट ग्रेड चित्रकला के लिए। अभी जब भी आप वीडियो देखो तो क्लास ज्वाइन करने के जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं वो कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल पे हो तो इस पे नए अगर हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लेना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट, अगर ये पेपर सोलो करा रहे हैं, तीनों पेपर सोलो करा देंगे, उसके बाद में आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, कौन सा वीडियो चाहिए आगे के लिए, वो भी आप हमें ज़रूर बताइए। ज़रूर लेके आएंगे, आपके लिए कोशिश ज़रूर करेंगे। और ये जो वीडियोज़ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब पूरा डिटेल के साथ में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी है, इसमें हम फुल डिटेल के साथ में बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके लिए मोस्ट ही हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।